आज हम पढ़ने वाले हैं केचुआ या अर्थवर्म के बारे में। आपने शायद सुना होगा कि केचुआ जो कि मिट्टी के अंदर पाया जाता है और केचुआ को प्राकृतिक हलवाहा या किसानों का मित्र कहा जाता है। केचुआ नेचुरल प्लाउमैन यानी एक ऐसा जीव जो प्राकृतिक रूप से अपनी मर्जी से खेत की मिट्टी को खोदता है और किसानों के लिए कई प्रकार के फायदे करता है। और केचुआ का मिट्टी के अंदर पाया जाना बड़ा ही सुखदायक और शुभ समाचार होता है कि अगर जिस खेत में जिस मिट्टी में केचुआ है वहाँ की मिट्टी बड़ी उपजाऊ होती है। तो आज हम ये समझेंगे कि जो केचुआ है इसका शरीर किस प्रकार का बना हुआ होता है और इसके शरीर की बनावट कैसी होती है, इसकी शरीर की कार्य प्रणाली कैसी होती है और ये केचुआ मिट्टी के अंदर किस प्रकार से फायदा करता है। तो सबसे पहले हम केचुआ का चित्र बनाएंगे और समझेंगे कि केचुआ के शरीर के अंदर कितने प्रकार के अंग होते हैं और उन अंगों का क्या कार्य होता है। तो मैं आपको बताऊं कि जो केचुआ है, इस केचुआ के शरीर में इसका पूरा शरीर जो है वो खंडित होता है और इसका शरीर लगभग 100 से लेकर 120 खंडों का बना होता है। केचुआ के अंदर 100 से 120 खंड होते हैं और ये जो खंड हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 इस प्रकार से हम देखें कि जो केचुआ का जो शरीर है वो कई खंडों का बना हुआ होता है और इसका जो बेलनाकार शरीर है इसमें अलग अलग कई प्रकार के खंड विभाजन होते हैं। इस केचुआ का जो शरीर, इसका जो प्रथम खंड होता है इसको पेरिस्टोमियम कहा जाता है। केचुआ के शरीर का जो प्रथम खंड है उसको हम कहेंगे पेरिस्टोमियम और इस प्रथम खंड के ऊपर एक छोटा सा उभार पाया जाता है। इस उभार को हम कहेंगे प्रोस्टोमियम। प्रोस्टोमियम परीक्षा में कई बार ये पूछा जाता है कि केचुआ के शरीर का जो प्रथम खंड होता है उसे क्या कहेंगे, उसको हम पेरिस्टोमियम कहेंगे और प्रथम खंड के ऊपर एक जूटा खंड होता है। जी हाँ, जो प्रोस्टोमियम है इसको हम कहेंगे कूट खंड। क्योंकि ये वास्तविक खंड नहीं होता, ये जूटा खंड होता है। तो प्रथम खंड के अंदर ही प्रोस्टोमियम पाया जाता है। अब केचुआ के शरीर में 5 से 6, 6 से 7, 7 से 8 और 8 से जो 9 खंड है, इन खंडों के ऊपर यहाँ पर ये 4 जोड़ी शुक्रधानियाँ पाई जाती है। शुक्रधानी स्पर्मेथिका। तो परीक्षा में ये पूछा जाता है कि केचुआ के शरीर में शुक्रधानियों की संख्या कितनी होती है, हम कहेंगे वो 4 जोड़ी होती है। और ये शुक्रधानियाँ कहाँ पाई जाती है, तो ये 4 से 5, 5 से 6, 6 से 7, 7 से 8 और 8 से 9, इस प्रकार से 5 से लेकर 9 खंडों के बीच में 4 जोड़ी शुक्रधानियाँ होती है। केचुआ के शरीर के जो 14, 15 और 16 खंड होते हैं, ये तीनों खंड आपस में जुड़ जाते हैं और इन 3 खंडों के जुड़ने की वजह से इसे कहा जाता है क्लाइटेलम खंड। क्लाइटेलम खंड। तो अगर पूछा जाए कि जो क्लाइटेलम खंड होता है वो कितने खंडों से मिलकर बना होता है, हम कह सकते हैं कि जो क्लाइटेलम खंड है वो 14, 15, 16 3 खंडों को मिला करके बनाया जाता है। और ये जो क्लाइटेलम खंड है इसमें जो 14वां खंड है यहाँ पर मादा जनन छिद्र पाया जाता है। मादा जनन छिद्र पाया जाता है। अब चूंकि आपने पढ़ा है, पिछली क्लासेस में आपने भी पढ़ा होगा कि जो केचुआ होता है वो द्विलिंगी प्राणी होता है, अर्थात वो नर और मादा जनन अंग दोनों को धारण किए होता है। तो हम कह सकते हैं कि केचुआ में मादा जनन अंग भी पाया जाता है। और ये 17वां खंड, ये 18वां और ये 19वां खंड। तो जो 18वां खंड होता है इसमें नर जनन छिद्र भी पाया जाता है। तो केचुआ
जो कि एक द्विलिंगी प्राणी है। उसमें मादा जनन छिद्र भी 14वें खंड में और नर जनन छिद्र भी होता है 18वें खंड में। इस प्रकार से केचुआ नर और मादा दोनों लिंग को धारण करके रखता है। तो हम कह सकते हैं कि जो केचुआ होता है वो द्विलिंगी प्राणी होता है। इसके शरीर का जो अंतिम खंड होता है, इस अंतिम खंड को हम बोलेंगे एनस। एनस, और एनस का मतलब गुदा द्वार, जहां से वो मल मूत्र का विसर्जन करता है। इस प्रकार केचुआ का जो शरीर है, जो केचुआ का बेलनाकार शरीर है, इसमें कुल 100 से लेकर 120 खंड होते हैं। ये आपकी परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि केचुआ के शरीर में कितने खंड होते हैं। तो केचुआ के शरीर में 100 से लेकर के 120 खंड होते हैं। ये जो केचुआ है, अगर पूछा जाए कि इसमें जो प्रचलन का कार्य है, प्रचलन जिससे इसको गति प्रदान होती है और ये अपने शरीर को आगे पीछे मूवमेंट दे सकता है, तो इसमें प्रचलन जो होता है वो सीटी द्वारा होता है। परीक्षा में प्रश्न पूछा गया है कि केचुआ में प्रचलन का अंग बताइए, तो हम कहेंगे प्रचलन का जो अंग होता है उसे सीटी कहते हैं। फिर हम कहेंगे कि जो केचुआ है इसमें श्वसन की क्रिया कैसे होती है, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो केचुआ है ये एक ऐसा प्राणी है जिसमें सांस को लेने की क्रिया तो होती है, श्वसन का कार्य करता है, लेकिन श्वसन करने के लिए कोई भी अंग नहीं होता। तो केचुआ में जो श्वसन की क्रिया होती है वो त्वचा द्वारा होती है। तो केचुआ में श्वसन का जो प्रकार है वो त्वचा के माध्यम से पूर्ण होता है। तो हम कहेंगे केचुआ में त्वचा द्वारा श्वसन होता है। अभी जो केचुआ है, जिसका हमारे शरीर में बेकार पदार्थों को उत्सर्जन के रूप में किडनी का एक महत्वपूर्ण कार्य होता है कि किडनी बेकार पदार्थों को बाहर निकालती है। तो केचुआ के शरीर में जो उत्सर्जन होता है, यह उत्सर्जन नेफ्रिडिया द्वारा होता है। केचुआ के शरीर में जो उत्सर्जन का कार्य है वो नेफ्रिडिया के द्वारा होता है। फिर हम कहेंगे कि केचुआ के शरीर में नेत्र कितने होते हैं, कितनी आंखें पाई जाती है। तो जिस प्रकार से हमारे पास में देखने के लिए 2 नेत्र होते हैं, लेकिन वैसा केचुआ के अंदर वास्तविक नेत्र का अभाव होता है, तो हम बोलेंगे इसमें नेत्र अनुपस्थित होते हैं। फिर केचुआ के बारे में पूछा जाता है कि जो केचुआ है इसके शरीर से जो बेकार पदार्थ बाहर निकलते हैं, उस बेकार पदार्थ में जो नत्रजन है, नाइट्रोजन है, वो किस रूप में पाई जाती है। तो हम कहेंगे केचुआ के शरीर से यूरिया का उत्सर्जन होता है। यह केचुआ यूरिया का उत्सर्जन करता है। आप जानते हैं यूरिया एक उर्वरक भी है जो हम खेत में नाइट्रोजन के लिए डालते हैं, लेकिन यहाँ पर अगर केचुआ हमारे खेत में है तो ये अपने शरीर से बेकार पदार्थों के रूप में जब नाइट्रोजन को यूरिया के रूप में निकालता है, तो निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि केचुआ किसानों को नाइट्रोजन का जो है वो उपलब्ध करवा देता है और फसल को नाइट्रोजन की पूर्ति कर देता है। तो किसान के लिए एक अच्छी सूचना ये है कि जितने खेत में केचुए ज़्यादा होंगे, खेत में नाइट्रोजन की उपलब्धता उतनी ज़्यादा होगी। उसके बाद में केचुआ के बारे में मैं आपको एक और महत्वपूर्ण बात बताना चाहूँगा कि जो केचुआ होता है इसके शरीर में कैल्सीफेरस ग्रंथि होती है। कैल्सीफेरस ग्रंथि, ये जो ग्रंथि है कैल्सीफेरस ग्रंथि, इससे कुछ क्षारीय पदार्थ स्रावित होता है और वो जो कैल्सीफेरस ग्रंथि है उस क्षारीय पदार्थ की वजह से यह केचुआ हमारे खेत में मिट्टी की अम्लीयता को कम कर देता है। यानी खेत में अगर एसिड या अम्ल की मात्रा ज़्यादा है तो केचुआ के शरीर से निकलने वाले पदार्थ जो कि कैल्सीफेरस ग्रंथि से निकलेंगे, वो पदार्थ मिट्टी की अम्लीयता को कम कर देते हैं। और अंत में केचुआ के बारे में मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि केचुआ जो होता है वो मृदा के अंदर ऊर्ध्वाधर बिल बनाता है। आप समझते हैं, ये मिट्टी को जब मिट्टी में छेद कर देता है और ऊर्ध्वाधर ऊपर से नीचे की ओर बिल बनाता है, इस प्रकार ये नीचे की मिट्टी को ऊपर और ऊपर की मिट्टी को नीचे कर देता है। बस आपको केचुआ के बारे में थोड़ा सा समझना ये होगा कि इसके अंदर जो श्वसन की क्रिया हो रही है जो कि त्वचा के माध्यम से हो रही है, वहाँ पर इसकी त्वचा का नम होना अति आवश्यक है। नम होना यानी गीला होना। अगर इसकी त्वचा गीली रहेगी तो ये अपनी त्वचा से पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन का अवशोषण कर लेगा। अगर इसकी त्वचा सूख जाएगी तो केचुआ की मृत्यु हो जाती है। तो हम कहेंगे खेत में जितनी अच्छी नमी है, खेत में अगर नमी पर्याप्त मात्रा में है तो वहाँ पर केचुआ की सक्रियता भी ज़्यादा होगी। और केचुआ अगर खेत में ज़्यादा सक्रिय है तो निश्चित रूप से वो किसानों के लिए काफ़ी मददगार साबित होता है। और ये जो केचुआ होता है इसके शरीर की कार्य प्रणाली ऐसी होती है कि ये खुद द्विलिंगी प्राणी है।
ये नर भी होता है अपने आप में और ये मादा भी होता है, लेकिन प्रजनन के लिए फिर भी इसको एक साथी की आवश्यकता होती है। जी हाँ, केचुआ द्विलिंगी होते हुए भी अकेला प्रजनन नहीं कर सकता, तो दो केचुए आपस में बारिश के मौसम में जब समागम करते हैं, आपस में वो मिलते हैं, तो वो आपस में मिल करके 18वें अंग से अपने शुक्राणुओं का आदान प्रदान कर लेते हैं और दो केचुए आपस में इस प्रकार से अपोजिट डायरेक्शन में आते हैं कि एक केचुआ, मान लीजिए एक केचुआ जो है उसका जो पहला खंड यहाँ है और 4, 5, 6, 7, 8 खंड यहाँ है और 18वां खंड यहाँ है, तो जो दूसरा केचुआ होगा ये अपोजिट डायरेक्शन में होगा, तो इसका पहला खंड यहाँ होगा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां खंड यहाँ और 18वां खंड यहाँ। अर्थात जब दो केचुआ को आपस में प्रजनन की क्रिया करना होगी तो ये दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में आएंगे और 18वें खंड से केचुआ जब शुक्राणुओं को छोड़ेगा, अपने स्पर्म छोड़ेगा, तो वो सामने वाले केचुए के 4 से 8 तक जो शुक्रधानियां हैं वहां पर अपने शुक्राणु को छोड़ देगा और उसी प्रकार से ये केचुआ अपने शुक्राणु को सामने वाले केचुए के वहां पर जब छोड़ेगा, तो हम कह सकते हैं कि केचुए जब आपस में प्रजनन की क्रिया करते हैं तो अपने 18वें खंड से जो शुक्राणु छोड़ते हैं वो शुक्राणु सामने वाले साथी केचुए के शुक्रधानी में आ जाते हैं। तो अब आप समझ गए होंगे कि शुक्रधानी का कार्य क्या है। ये शुक्रधानियां प्रजनन के दौरान केचुए से शुक्राणुओं का आदान प्रदान करने में काम आती है। अब यहाँ पर क्या होगा कि अगर पूछा जाए कि केचुआ जब प्रजनन करता है तो उसमें निषेचन की क्रिया स्वयं होती है या किसी और के माध्यम से होती है, हम कह सकते हैं कि केचुआ में पर निषेचन पाया जाता है और पर निषेचन को हम बोलेंगे क्रॉस फर्टिलाइजेशन। इस प्रकार से हमने देखा कि जो केचुआ है जिसका बेलनाकार शरीर होता है और इस केचुए के शरीर की जो कार्य प्रणाली होती है, इसकी जो विभिन्न अंग होते हैं, इन अंगों के बारे में परीक्षा में हर एक अंग की कार्य प्रणाली पूछ सकते हैं आपसे, प्लस केचुआ की कुछ महत्वपूर्ण बिंदु जो मैंने आपको बताए। मुझे आशा है कि अगर आप इन बिंदुओं के ऊपर गौर करेंगे और इन्हें अगर आप याद रखेंगे तो निश्चित रूप से परीक्षा में हमें सफलता प्राप्त होगी। थैंक यू। जी हाँ, एपिकल के स्टूडेंट्स ने एमपीपीएटी में ही नहीं बल्कि अलग अलग क्षेत्रों में साबित करी है अपनी श्रेष्ठता। एमपीपीएटी 2013 में एपिकल की ऐतिहासिक सफलता के बाद 2014 में एपिकल सर्वाधिक 90 में से 45 सिलेक्शन के साथ प्रदेश में नंबर 1। इतना ही नहीं, एपिकल ने एग्रीकल्चर 2015 में ऑल इंडिया टॉप 10 में से 5 सिलेक्शन देकर प्रदेश में रचा नया इतिहास। एपिकल करे सच सपनों को।